और 750 मौतें हुई मणिपुर में और 305 गांव तबाह हो गए। सर, वहाँ दो समुदायों में, दो वर्गों में आपस में झगड़ा कराने का काम, आपस में बांटने का काम कौन किया? वो तो कांग्रेस की ही सरकार ने किया। यह कोई अभी का मामला नहीं है सर, ये 40-45 साल पुराना है सर। 1993 में सर, 1993 में जब मणिपुर में दंगे हुए और 750 मौतें हुई मणिपुर में और 305 गांव तबाह हो गए। श्री अरुण सिंह जी, श्री अरुण सिंह। बेसिकली 5 बिल हैं जिसमें 3 तो मणिपुर से संबंध है और बाकी 2 यूनियन गवर्नमेंट से संबंध है। सर, पहले मैं शुरुआत मणिपुर से बात कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर के बारे में सबसे अधिक बातें आई है। सर, मणिपुर की जब बात कर रहे हैं तो मणिपुर में किस प्रकार से अभी शांति व्यवस्था चल रही है और कैसे वहां पे सुधार हो रहा है, यह लोगों को पता होना चाहिए और उसके अनुरूप ही बात करना चाहिए। नहीं तो फिर वहाँ इस प्रकार से बात करने से वहाँ लोगों को भी तकलीफ होती है। सर, वहाँ 2 समुदायों में, 2 वर्गों में आपस में झगड़ा कराने का काम, आपस में बांटने का काम कौन किया? वो तो कांग्रेस की ही सरकार ने किया। यह कोई अभी का मामला नहीं है सर, ये 40-45 साल पुराना है सर। 1993 में सर, 1993 में जब मणिपुर में दंगे हुए और 750 मौतें हुई मणिपुर में और 305 गांव तबाह हो गए। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री नहीं गए। यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन जाकर के मणिपुर में रहे और एमओएस गृह मंत्री वो 3 महीने जाकर के मणिपुर में उसमें रहे। यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस है। आप तो वहां गए नहीं। और तो और जब मणिपुर उस समय 93 में चेयर पर और उसमें जब जल रहा था सर, इस संसद के अंदर जो गृह मंत्री ने कभी जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए खड़ा किया तो एमओएस खड़ा किया, कभी राजेश पायलट, कभी किसी को, वो खुद कभी जवाब नहीं दिए। वो आज कांग्रेस मणिपुर की बात कर रही है। अभी भी बता रहा हूं सर, आज बता रहा हूं, अभी अगर मणिपुर की बात बताता हूं सर, तो यह मणिपुर के बारे में सर, मणिपुर में जिस प्रकार से विकास तेज गति से चल रहा, धीरे धीरे सब शांति व्यवस्था हो रही सर। करीब 7000 लोग रिलीफ कैंप से घरों में आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए रिलीफ पैकेज के लिए भी वहां पे दिया है और अभी जो केंद्रीय बजट है उसमें भी 500 करोड़ रुपए कंटीजेंसी फंड के लिए भी दिया है। और उसके अलावा जो मणिपुर से संबंधित अगर देखें तो 1861 करोड़ रुपए जो एडिशनल खर्च 2024-25 के, वो अभी बिल लिया है, उसको भी यहाँ पे अभी पेश हुआ है सर। 6 दिसंबर 2024 को, अभी लेटेस्ट की बात बता रहा हूं सर, पूरे देश भर में 28 नवोदय विद्यालय खुले। उनकी सैंक्शन हुई कि 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे, जिसमें 3 जो विद्यालय होंगे वो मणिपुर में होंगे। यह अभी की अनाउंसमेंट मोदी सरकार की है सर। 7 मार्च 2024 को जो अनाउंसमेंट हुआ, वो 10,037 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल और अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ी परियोजनाओं का अनाउंसमेंट हुआ है। उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, उसमें भी सबसे बड़ा अगर पैसा कहीं जा रहा है तो मणिपुर को जाएगा सर। यह मोदी सरकार ही है। अगर देश में देखें तो देश में अगर पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं बना तो मोदी सरकार ने मणिपुर में ही बनाया। यह मणिपुर से लगाव है सर। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, अब सुनते जाइए, जो 2017-18 में अप्रूव हुआ, 2024-25 अभी भी चल रहा है सर। उसके अंदर मैं जल्दी बताना चाहूंगा, 8 रोड और ब्रिजेज अगर 375 करोड़ के कोई प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हुए तो मणिपुर के लिए हुए हैं। 235 प्रोजेक्ट अदर देन रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर 2411 करोड़ के अप्रूव हुए हैं तो केंद्र सरकार द्वारा वो मणिपुर के लिए हुए हैं सर। इसके अलावा सर मणिपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मणिपुर में आईटी के लिए SEZ
मणिपुर में 60 बेडेड स्टेट मेंटल हॉस्पिटल, मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेकों काम मणिपुर के लिए हुए हैं। और वास्तव में जब से मोदी सरकार है, मणिपुर के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए दिल खोल करके उसके लिए फंड भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। सर, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जो यूपीए की सरकार थी, तो मणिपुर को 2004 से 14 10 सालों में टैक्स डिवेल्यूशन के रूप में इन्होंने 7,696 करोड़ 7,696 करोड़ रुपए मणिपुर के लिए 10 सालों में। यह मोदी सरकार है। टैक्स डिवेल्यूशन के रूप में उसी मणिपुर के, जो हमारा मणिपुर है, 46,312 करोड़ रुपए, मतलब 5 गुना अधिक फंड देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने दिए। ग्रांटी नेट आपके समय 31,000 करोड़ रुपए 10 सालों में दिया था, हमारे समय 76,000 करोड़ रुपए वो देने का काम कोई किया है, तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने काम किया। उसके अलावा सर, आप चूंकि मणिपुर के बारे में बहुत कहते, मणिपुर फंड की बात सुन लो ढंग से। मणिपुर में सर, ये मणिपुर की बात सुनो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, 50 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अगर कहीं सैंक्शन हुए 1026 किलोमीटर की, तो मणिपुर में सर। इसके अलावा 9 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर फाउंडेशन, अगर स्टोन का ले डाउन किया है, अगर उसका भूमि पूजन किया है, तो वह 3,400 करोड़ रुपए का बहुत सारे प्रोजेक्ट, वो केवल और केवल लेटेस्ट 9 मार्च 2024। सर, कुछ अपने आंखें खोल लीजिए, मणिपुर के लोगों से बात कर लीजिए। मणिपुर के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार उनको मदद कर रही है। और उनके नदी के डबल इंजन की बात कर रहे सर, नो इंटरप्शन। टीएमसी वालों ने भी डबल इंजन की बात कही सर। अरे आप एक एक राज्यों में सरकार है, वो ऐसी बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में 21 राज्यों में सरकार है। एक राज्य वाले क्या बात करेंगे भाई, टीएमसी वाले बात करते सर। पहली बार एक डबल इंजन की बात कर रहे थे, पहली बार हमारे हरियाणा में सरकार बनाए, पहली बार डबल इंजन की सरकार हमारी असम में बनी, पहली बार हमारी डबल इंजन की सरकार अरुणाचल में बनी, और 27 साल बाद पहली बार डबल इंजन की सरकार अभी हमारी दिल्ली में बनी है। यह मान के चलिए कि अगला जब चुनाव होगा तो पहली बार पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, जो जंगल राज है, उस सरकार को खाड़ फेंकेंगे। वहां भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब बोला है तो सुनो सर, वहां पे जंगल राज है सर, कोई कानून नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं पश्चिम बंगाल में। और सर, हाँ पूछिए, बताइए। Tell me the rule, sir. Sir, enabling rule is 258, but I am quoting rule number 240. You are talking about 258. No, that is enabling. Enabling and referring to 240. The chairman, after having called attention of the council to conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own argument or the arguments used, he is repeating again and again. ये double ending कितना बार बोला है? Nothing is going on record. आप please आप बोले। टीएमसी ने सोवराल सर, Nothing is going on record. सर मणिपुर की जहां, तो वहां तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, बना के ही रहेंगे सर। पश्चिम बंगाल में कोई रोक नहीं सकता सर। जनधन अकाउंट मणिपुर में 11 लाख लोगों को जनधन अकाउंट खुला है। उसके साथ मणिपुर में पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 2,850 करोड़ रुपए डिस्बर्समेंट हुआ सर। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत 57 करोड़ रुपए डिस्बर्स हुआ है। उसी के साथ साथ पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर भी 438 एप्लीकेशन आए, सैंक्शन हुए हैं, जिनमें 56% महिलाएं हैं। सर, इनको सुनना चाहिए मणिपुर के लिए क्या किया। पीएम ज्योति बीमा योजना के अंदर 3.5 लाख लोगों का इनरोलमेंट हुआ है मोदी सरकार के अंतर्गत। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 63,400 लोगों को लाभ मिला है। और तो और पीने का पानी जो कांग्रेस के समय नसीब नहीं होता था, 3,30,000 घरों में मणिपुर में पीने का पानी पहुंचाया गया है, तो मोदी सरकार के जल जीवन मिशन के माध्यम से। सर, पीएम आवास योजना सर, कह रहे थे कि लोगों के मकान नहीं बने। सर, मणिपुर में 37,700 घर बन चुके हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में और अर्बन एरिया में 16,700 घर
बन चुके हैं। और तो और अभी 7,000 नए घरों के सैंक्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि वहां पे भी घर बनेंगे। सर, मणिपुर के बारे में बहुत सारे बातें ये लोग कहे, लेकिन इनको सत्य बातें कहना चाहिए, इसलिए मुझको लगा कि पहले मणिपुर की बात करो। दूसरा सर, एप्रोप्रिएशन बिल जो नंबर 2 2025 का है, 2024-25 का है सर, उसमें अगर देखा जाए तो टोटल जो व्हाट इज द टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर which for which the appropriation bill has come, it is for 6.78 लाख करोड़ रुपए, लेकिन उसमें से 5.5 लाख करोड़ रुपए that is for the repayment of debt, so that the high cost debt should be repaid and low bearing interest this fund can be mobilized. और net cash outflow is सर केवल 51,462। तो जो सप्लीमेंट्री बिल आया 6.78 लाख करोड़ रुपए का, नेट कैश आउटफ्लो इज जस्ट 51,462। उसमें भी सबसे अधिक क्या है सर? उसमें भी अगर देखेंगे सबसे अधिक अगर उसके अंतर्गत पैसा मांगा गया है, खर्च हुआ है, तो वह फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, क्योंकि यह मोदी सरकार है। किसानों को, किसान हमारे अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है, और किसानों के लिए जो भी मदद होती है वो एक कदम बढ़ करके करते हैं कि किसान को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए सर, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 14,100 करोड़ रुपए वह फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, जिसे यूरिया और पीएनके है उसकी फर्टिलाइजर सब्सिडी उसको दी जा सके। और हमारी सरकार में चाहे कोविड का समय हो, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, इंटरनेशनल प्राइस यूरिया का बढ़े, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने किसानों के फर्टिलाइजर दाम कभी भी नहीं बढ़े। आज 2,500 रुपए की जो बोरी की कास्ट आती है, केवल 242 रुपए में देने का काम किया। और उसी के कारण सर आज ये है, इसी के कारण किसान हमारे साथ है। हम 63,500 करोड़ रुपए हर वर्ष 2024-25 में 63,500 करोड़ रुपए किसानों को हम उनको दे रहे हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत क्रॉप इंश्योरेंस देखेंगे तो उसके माध्यम से भी 15,864 करोड़ रुपए 2024-25 में जो किसान तकलीफ में ना है उसको देने का काम कर रहे सर। किसान की ब्याज भी सस्ता हो, किसान अधिक ब्याज दे नहीं सकता, इसलिए किसान को सबवेंशन कि किसान को अगर समय पे पेमेंट करता है तो 4% ही ब्याज लगेगी, उसके लिए 22,600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है किसानों के लिए 2024 में। और इसी का कारण सर आज हमारा किसान हमारे साथ है सर। जहां एक तरफ जो एमएसपी का दाम भी बढ़ा है, वहीं जो इरिगेशन है उस इरिगेशन का एरिया भी अलग अलग माध्यम से किसी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से उसको भी बढ़ाने का काम किया है। और मैं प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम किसान के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी, किसान के हितों की कोई भी किसी भी प्रकार के कभी भी समझौता नहीं किया। अगर देश में सबसे ऊपर हमारा कोई है तो अन्नदाता का ही पूजा करते हैं, यही मोदी मंत्र है सर। दूसरा सर, डिफेंस की हम कहते हैं कि भारत शक्तिशाली भारत होना चाहिए, भारत शक्तिशाली भारत होना चाहिए, भारत समृद्धशाली भारत होना चाहिए, भारत के पास शक्ति होनी चाहिए। और भारत में अगर डिफेंस के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होगी, डिफेंस का प्रोडक्शन हमारा ठीक से नहीं होगा, हमारे सेनाओं के पास हथियार नहीं रहेगी, तो हम कैसे शक्तिशाली हो सकते हैं सर। इसलिए दूसरा सबसे अधिक अगर पैसा इस जो सप्लीमेंट्री बिल है उसमें डिफेंस के लिए सर। और डिफेंस में सर आज मैं बताना चाहूंगा सर, डिफेंस के लिए किस प्रकार से शक्तिशाली हम हो रहे हैं। एक समय सर 2014 था, उस समय यूपीए के डिफेंस मंत्री कहते थे कि क्या करें, हम कोई रक्षा सामान खरीद नहीं सकते क्योंकि आई डोंट हैव द फंड। और 2014 में कोई रक्षा की प्रिक्योरमेंट नहीं होती थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होते थे। उसी यूपीए के समय में जब वहां के आर्मी चीफ वह कहते थे क्या करें, हमारे पास गोली बारूद नहीं है, 10 दिन का भी हमारे पास गोली बारूद नहीं, अगर झगड़ा हो गया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। यह था
हमारे यूपीए के समय में सर डिफेंस से कम्प्रोमाइज किया, और फिर भी डिफेंस के लिए बजट भी नहीं, और इतना किकबैक, इतना करप्शन था कि करप्शन ही करप्शन डिफेंस में था, लोग सुन करके कानें भर जाती थे। हमारा एक्सपोर्ट, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह हम डिफेंस को प्रायोरिटी देते हुए हम डिफेंस के इक्विपमेंट देश में बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश में लगाएंगे। हमारे यहाँ टैलेंट पूल है, हमारे यहाँ प्रतिभावान क्षमता लोग हैं, हमारे पास संसाधन है, हम क्यों नहीं डिफेंस के इक्विपमेंट खुद नहीं क्यों नहीं बना सकते हैं? हम क्यों दूसरे पे डिपेंडेंट रहे? और उसका नतीजा है सर कि आज अगर देखेंगे सर तो डिफेंस का इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं, आज एक्सपोर्ट हो रहा है। यूपीए के समय में सर यह 2013-14 में 686 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में 2023-24 में 21,083 करोड़, मतलब 30 गुना अधिक, कल्पना करें 30 गुना अधिक डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है। 1,26,000 करोड़ रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट यहां बन रहा है, गोली बारूद सारे इक्विपमेंट कलपुर्जे आज के दिन में यहां बन रहे हैं। डिफेंस का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, किस प्रकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में उसका काम हो रहा है। आने वाले समय में यह मान के चलिए कि यह हमारा विजन है कि 2029 में 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का उत्पादन होगा। यह मोदी जी का मूल मंत्र है, इसको हम अवश्य रूप से इसको हम अचीव करके रहेंगे। सर इसमें बहुत सारे हेड ऑफ अकाउंट है, लेकिन ये जरूर मैं बताऊंगा कि अगर पूरा देखेंगे तो गरीबों का समर्पित, किसानों का समर्पित, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित है। आपने बोलने का मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय अरुण सिंह जी। ऑनरेबल श्री